हेलो दोस्तों, एसके स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज आपको मैंने संविधान पढ़ाएंगे और संविधान में लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है, मैं आपको थोड़ा आज बताऊंगा। लिखित संविधान लिखित संविधान में देख लीजिए, लिखित संविधान में सारे चीज़ लिखित फॉर्म में होते हैं और बाइंडेड फॉर्म में होते हैं, उसे लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान में कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं आपको मिलेगा, जैसे ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह है, उसमें अलिखित संविधान है। संहिताबद्ध नहीं होगा उसमें, उसके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं होते हैं, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान में सारे बात आपको लिखा हुआ और बाइंडेड फॉर्म में मिले। जैसे भारत की संविधान लिखित संविधान है, लेकिन आप अलिखित में आ जाइएगा तो ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा, न्यूजीलैंड, बहुत सारे देश हैं जिसमें अलिखित संविधान है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लिखित संविधान सारे बात लिखित है और एक जगह बाइंडेड फॉर्म में है, बाइंडेड फॉर्म में है, एक किताब के रूप में है, इसलिए भारत के संविधान लिखित संविधान है। लिखित संविधान के अंदर हर चीज़ को लिखित फॉर्म में लोगों के सहमति के साथ समाहित किया गया है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। अलिखित संविधान अलिखित संविधान संहिताबद्ध नहीं होता है, नो बाइंडेड। इसके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है जो कानून, नियमों, विनियमों को प्रभावित करता हो। जैसे ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा, न्यूजीलैंड। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि लिखित और अलिखित में क्या डिफरेंस है। कभी भी आपको लिखित और अलिखित में डिफरेंस लिखने को आ जाए, 2 नंबर 3 नंबर, जैसे पीसीएस और यूपीएससी में आ सकते हैं, पॉलिटी में, तो आप लिख सकते हैं। साधारण सी बात है कि लिखित संविधान जो लिखा गया हो और बाइंडेड फॉर्म में हो उसे लिखित कहते हैं। और लिखित संविधान में आप कह सकते जो संहिताबद्ध न हो, जिसमें कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध न हो, उसे अलिखित कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा। सरकार के अंग आपको मैं बता रहा हूँ। सरकार के अंग, सरकार में 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधियों का निर्माण करने वाला अंग विधायिका हो जाएंगे। कार्यपालिका विधियों को क्रियान्वयन करने वाला अंग कार्यपालिका हो जाएंगे। न्यायपालिका विधियों को वैधता एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करने वाला अंग हो जाएंगे। विधियों को क्रियान्वयन करने वाला अंग, उसको 2 पार्ट में आप तोड़ दीजिए। अस्थायी कार्यपालिका निर्वाचित और अस्थायी कार्यपालिका प्रशासन वर्ग आ जाएंगे इसमें। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को भारतीय संविधान द्वारा समान अधिकार दिया गया है। मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को समान अधिकार दिया गया है, इसमें किसी को कम या ज़्यादा आप नहीं आंक सकते हैं। इन तीनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, तीनों को समान माना गया है। संप्रभुता, आप संप्रभुता किसे कहते हैं? संप्रभुता का मतलब होता है कि आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि किसी क्षेत्र का या किसी शॉप का आप मालिक हैं, उस शॉप में आप क्या होगा अंतिम निर्णय वो आप खुद ले लेंगे, वही संप्रभुता है। मतलब इसका मतलब आप अपना निर्णय खुद लेते हैं, उसे संप्रभुता कहते हैं। विधानसभा, मान लीजिए कि 1 करोड़ लोगों का चुनाव करेंगे, कुछ लोगों को निकाल कर एक समूह में भेजेंगे, वो समूह निर्णय करेगा कि देश कैसे चलेगा, यही समूह संविधान सभा कहलाया। मान लीजिए कि संविधान सभा, हम लोग विधायक को चुनते हैं, जनता क्या करती है, विधायक को चुनती है। विधायक मंत्री को चुनते हैं या मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो हम लोग तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम लोग एमपी या एमएलए चुनते हैं। एमएलए मान लीजिए कि मुख्यमंत्री बनाते हैं, एमपी वहाँ प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो यही बात है, जिसे संविधान बनाया वो तो जनता तो थी, लेकिन वो जनता में से चुनकर आए हुए लोग थे। अंग्रेज ने 1909, 1919 और 1929
में बिल पास करते थे भारत के लिए। 1929 का जो बिल आएगा उससे पहले अंग्रेज ने भारत आकर भारत के तत्कालीन हालातों की समीक्षा करेगा कि भारत तैयार हुआ है या नहीं। इस स्थिति के लिए उन्हें और ताकत दिया जाए, इस स्थिति को जज करने के लिए अंग्रेज ने 1927 में एक साइमन कमीशन का गठन किया और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अंग्रेज चाहते थे कि भारत इस स्थिति में पहुंचा है या नहीं कि उसको कुछ और ताकत दिया जाए, इसलिए भारत ने साइमन कमीशन का गठन किया और साइमन कमीशन ने 1927 में कमीशन का गठन हुआ और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका आप जानते होंगे कि पुरजोर तरीक़ों से विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी दिया गया। उसके बाद एक प्रकार से 1919 में हुई सुधारों की समीक्षा करने के लिए भेजा गया था। इस कमीशन में कोई भारतीय व्यक्ति नहीं था जो भारतीयों के लिए हितों की बात करे। पहली बात ये भी थी, एक बात थी कि साइमन कमीशन में कोई भारतीय लोगों को रखा ही नहीं गया था, जितने थे वो सब व्हाइट मैन थे। अंग्रेजों ने कहा कि भारत में जितने भी छोटे बड़े पार्टी हैं ये सब मिलकर एक टेबल पर आकर बैठ कर सब लोग एक सहमति बनाकर भी हमें कोई प्रस्ताव दे दो, हम मान जाएंगे कि तुम्हें देश के प्रति भाव है। अंग्रेज का कहना था कि जितने छोटे बड़े पार्टी है भारत में, आप लोग एक टेबल पे आके बात कीजिए और कोई एक निर्णय निकालिए, तो हम मानेंगे कि आपको देश के प्रति कोई भाव है। सहमति एक जगह बनाइए, तुम लोग एक टेबल पर बैठकर देखो कि एक साथ चर्चा करने के लिए स्थिति में हो या ना हो, अंग्रेज का कहना था। सब पार्टी एक टेबल पर आ गई। इसके बाद इंडिया का स्वरूप क्या होगा, जनता के लिए कौन सा अधिकार चाहिए, तो इन लोगों ने एक साथ बैठकर 14 सूत्री मांगें लिखी जो बाद में नेहरू रिपोर्ट कहलाई। उसी समय 14 सूत्री मांगें रखी गई थी दोस्तों, जो बाद में नेहरू रिपोर्ट कहलाई, यही 14 सूत्री मांग। 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की औपचारिक मांग की और 1934 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की पटना बैठक में संविधान सभा की मांग को अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। 1934 में NM राय ने संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की। डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट क्या होता है दोस्तों? डोमिनियन स्टेट के तहत शासन तो आप करेंगे, लेकिन आपको जब भी कोई फाइनल डिसीजन लेना होगा तो आप हमसे पूछेंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आप भारत को तो शासन करने के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन लेना होगा तो अंग्रेज लेंगे फाइनल डिसीजन। अर्थात हमें तो सरकार दी जा रही थी, लेकिन कोई भी फाइनल निर्णय अंग्रेज के राजा ही कर सकते थे। यही था डोमिनियन स्टेट दोस्तों। क्रिप्स मिशन के बाद गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये भी आप याद कर सकते हैं कि गांधी जी ने करो मरो का नारा कब दिया था, तो क्रिप्स मिशन के समय दिया था। क्रिप्स मिशन आप देख लीजिए। क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों ने भारत से कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेट दे सकते हैं, यानी राजपाट आपको होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन हम लेंगे। इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की उपाधि दी। आपको याद होगा कि गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, इसी क्रिप्स मिशन को कहा गया था पोस्ट डेटेड चेक मिशन में डोमिनियन स्टेट को उपाधि दी। कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों ने भारत के सामने जो बातें रखी थी, तो पहला बात यह था कि देश में कोई भी राजा रियासत राज्य चाहे तो बनने वाले संविधान के साथ नहीं रहना तो नहीं रह सकता है। इसका मतलब हुआ, पहला बात ये कहा था अंग्रेज कि अगर भारत में जितने भी रियासत थे या राजा थे, जैसे मान लीजिए सिंधिया थे उस समय, होलकर थे, निजाम थे, तो जितने भी ये लोग थे, अगर ये चाहते ना तो भारत में नहीं रह सकते थे, संविधान को नहीं मान सकते थे। मतलब अंग्रेज को ये कहना था, अंग्रेज इस पे मान भी गए थे।
दूसरा बात है कि अपना संविधान बना सकता है। तीसरा बात है कि अपनी मर्जी से शासन चला सकता है। उसके बाद 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार की लड़ाई लड़ी जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे। एक तरफ इंडिया के नेता आज़ादी की मांग कर रहे थे, वहीं अंग्रेज 1939 से 45 के बीच अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। इस समय इंडिया ने अंग्रेजों के साथ दिया और अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन वह जीत किसी हार से कम नहीं थी। अंग्रेज तो जीत गए, लेकिन किसी हार से कम नहीं थी। जीतने की कीमत अंग्रेज ने जो अदा की, 1939 से पहले अंग्रेज दुनिया के महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन 1945 आते आते दुनिया में दो बड़े महाशक्ति बन चुकी थी। पहला यूएसए, दूसरा यूएसएसआर, जो आज रसिया है जी। जीतने वालों राष्ट्रों में भले ही ब्रिटेन था, भले ही युद्ध ब्रिटेन ने शुरू किया था, लेकिन विजेता असल में यूएसए एंड यूएसएसआर बनकर निकला। यूएसए एंड यूएसएसआर ब्रिटेन और फ्रांस को लड़ाने के लिए हथियार बेचकर पैसा कमा रहे थे उस समय भी। कहने का मतलब है दोस्तों, 1939 से 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज पूरी तरह से टूट गए थे। भले अंग्रेज जीत गए, लेकिन उसको जीत कोई हार से कम नहीं थी। और इसका फ़ायदा यूएसए और यूएसएसआर को मिला। ये दोनों उसी समय उभर के आगे आए, और उस समय अंग्रेज को ये दोनों हथियार बेच के भी बहुत खूब सारे पैसे कमाए। 1945 के बाद में देश की आज़ादी हमें 1947 में मिली। वो मिलनी ही थी, क्योंकि अंग्रेज टूटकर उस हालात में आ गए थे कि वह अपना देश भी चला ले, वो भी बड़ी बात थी। सही बात है दोस्तों, उस हालात ही में नहीं अंग्रेज थे कि किसी देश को गुलाम बना के रख सके, क्योंकि उसका अपना देश ही नहीं चल पा रहा था। ऐसी हालात हो गई थी उसको द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि अंग्रेज के पास बहुत कर्ज था। उन्होंने जो युद्ध में यूएसए से असला गोला बारूद लिया, वह यूएसए के गुलाम बन चुके थे। यूएसए उस समय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। 1939 से 1950 के बीच अधिकांश देश आज़ाद हो गए। ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बन गया कि तुम उस हैसियत में नहीं हो कि तुम्हारे अंदर में देश हो। तुम खुद हमारे अंडर में हो। ये बात यूएसए ने अंग्रेज से कह दिया रहा था। यूएसए ने अंग्रेजों से कहा कि जर्मनी को दो टुकड़ों करो। पहला टुकड़ा यूएसए के पास रहेगा और दूसरा यूएसएसआर के पास रहेगा। कोरिया को दो भागों में बांटो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। आज भी आप लोग दोस्त देखते होंगे कि एक यूएसए के फेवर में है, एक यूएसएसआर के फेवर में है, मतलब आज रसिया के फेवर में है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही हुआ, जितने भी देश थे वो दो भागों में टूटा। एक यूएसए के पक्ष में गया, एक यूएसएसआर के पक्ष में गया, जो आज रसिया है। एक यूएसएसआर के पास रहेगा, एक यूएसए के पास रहेगा। लगभग देशों को दो भागों में तोड़ दिया गया और कुछ यूएसएसआर के पक्ष में गया, कुछ यूएसए के पक्ष में गया।